फटाफट जीके में आज हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन जो कि भूगोल से संबंधित है, वो भी विश्व भूगोल से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अरस्तू ने लिखा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, बादलों की दिशा, अगला क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति मापने का यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, एपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस में? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, दूरी मापने के लिए एपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र की वे रेखाएं जहां दाब सम हो वह कहलाती है समदाब रेखाएं। याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी कारण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर में कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो आइसो हाइट का प्रयोग किया जाता है। कौन से हाइट का प्रयोग किया जाता है? आइसो हाइट का। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है और 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है ओलंपिक मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो मंगल पर है, मंगल ग्रह पर है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेती है? तो 8 मिनट 30 सेकंड का प्रयोग करती है धरती पर आने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नॉर्वे में अरात्रि या अर्धरात्रि के समय में सूर्य कब दिखाई देता है? और रात्रि में सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। ठीक है ना, नॉर्वे में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस के कारण ना, अरुण जो गैस है वरुण, वो हरे रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर में कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा कि इसमें 68% जो है वो मेटल पाए जाते हैं पृथ्वी के कुल द्रव्यमान। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पृथ्वी के 3 संकेंद्री परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? बताना है। तो सीमा, निफासी में होता है ना, वही सीमा जो है तीसरी परत, यानी कि ऊपर से दूसरी परत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, जिसमें देशांतर रेखा जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, वो मिलाने वाली रेखा होती है। देशांतरों की संख्या टोटल कितनी है? तो 360 है, और अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 180 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो ध्यान रखिएगा, 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न जो है 18 नंबर, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ग्रेट बियर झील जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। याद रखेंगे, विक्टोरिया झील, अफ्रीका विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है जावा और सुमित्रा द्वीप किस देश में अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वीआई क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सुमात्रा और जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखेंगे 1960 में प्रस्तुत किया गया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है 1960 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो ध्यान रखिएगा
कि सबसे गहरा जो है प्रशांत महासागर होता है। अगला प्रश्न जो है 23 नंबर, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो वो भी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में पाए जाते हैं कोयला। अगला प्रश्न है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है वो शैल समूह किसके कारण बनाता है? तो बताना है ये पूरे बेसाल्ट उदागर के समूह से यह बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सुनामी कहा जाता है। अंतः जो सागरीय भूकंप होते हैं ना, भूकंपों के कारण जो होते हैं, वो समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस ज्वालामुखी का उद्गार होते रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो जागृत जो ज्वालामुखी होते हैं, जो जिंदा होते हैं ना, उसी का जागृत ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। अगला प्रश्न जो है 28 नंबर, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो फिलिपाइन द्वीप के समूह जो हैं वो विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्खलन से हुई है? तो ध्यान रखेंगे, हिमालय की जो उत्पत्ति है वो टेथिस भूस्खलन से हुई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो वो गर्ज कहलाती है, गर्ज कहलाती है, याद रखेंगे। नदी के अपरदन से जो बनी स्थलाकृति है वो गर्ज कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो बताना है, तो वो कास्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ध्यान रखेंगे, बादलों का जो संबंध है वो क्षोभ मंडल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर पर स्थित है? तो आयन मंडल में अवस्थित है संचार उपग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से चलती है व्यापारिक पवनें, ठीक है। उपोषण जो उच्च दाब होते हैं उससे चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 36 नंबर में कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य क्षेत्र में यह कम उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर के, विश्व में वार्षिक वर्षा की औसतन कितनी होती है? तो विश्व में जो है 100 सेंटीमीटर की वार्षिक औसत होती है वर्षा की, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 38 नंबर, इसमें कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है वो विश्व में मीठे पानी वाले जल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विनोफॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विनोफॉस्फेन जलप्रपात जो है वो नॉर्वे में अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न में है 40 नंबर के, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग में मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को मिलाने वाली नहर का नाम है गोटा। क्या है? गोटा, याद रखेंगे। गोटा स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग को मध्य में स्थित एक नहर का नाम है। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो टैगा वन में, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन चीड़ पूछता है और फर पूछता है, स्प्रूस भी पूछ सकता है लेकिन चीड़ वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टैगा वन में पाए जाते हैं चीड़ वाले खेत, चीड़ वाले पेड़, ठीक है। वह मुख्यतः जो है टैगा वन में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो वही टैगा वन होता है, ठीक है। साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखो ध्यान से देखना, आर्कटिक है।
अंटार्कटिका नहीं, अकार्टिक महासागर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखेंगे। अकार्टिक जो है सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न जो है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर होती है? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गहराई जो है वो प्रशांत महासागर का है, वो लगभग 11,033 मीटर का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हेमबोल्ट जलधारा किस तट के पास में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी तट पर बहती है। दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट है वहीं पे बहती है हेमबोल्ट जलधारा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि किस द्वीप द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर के कारण में जो अगुल्हास जलधारा है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 47 में है कि एल नीनो इम्फैक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो विषुवतीय प्रतिधारा से संबंधित है। क्या एल नीनो इन्फैक्ट किससे है संबंधित? विषुवतीय प्रतिधारा से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसे कहा क्या जाता है? तो फंडी का खाड़ी। फंडी की खाड़ी को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो ध्यान रखेंगे, चंद्रमा का प्रभाव के कारण में महासागर में उठने वाला जो ज्वार भाटा होता है ना, चंद्रमा के प्रभाव के कारण होता है या चंद्र ग्रहण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, किसने किया है? विलियम बेवेल ने किया है। विलियम बेवेल ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो होती है उसका जो सिद्धांत प्रगामी तरंग का प्रतिपादन करने वाला विलियम बेवेल्स, याद रखेंगे। 51वां क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर कौन सी नदी में गिरती है? तो वोल्गा नदी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर कहाँ गिरती है? तो वो वोल्गा नदी में गिरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हैम्बर्ग किस नदी के किनारे किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो एल्ब नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रोम इटली की राजधानी है, नगर किस नदी पर है? तो टाइबर नदी पर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखेंगे। बुडापेस्ट शहर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, बुडापेस्ट। तो बुडापेस्ट जो है वो ध्यान से देखिएगा, डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर, कौन सा सागर की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो उष्णकटिबंधीय महासागर के लिए सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न जो है, इसमें कहा है कि महासागरीय जल कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो आप लोग को मालूम ही है कि 35 डिग्री अक्षांश के निकट जो है सर्वाधिक जल लवणता पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 58 के बाद 59 नंबर में है कि कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बोलोविया में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, उधमशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उधमशील प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न 61 नंबर में है आपको कि दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, अधिकांशतः जो देश है उसके मानसूनी प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में
शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला जो है 63 नंबर VI करके चलेंगे। ये भूमध्य सागरीय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय में शीतकालीन वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। 64 नंबर में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? हिमाच्छादित मतलब कि जैसे कि बर्फ से ढका हुआ रहता है, तो टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है जो है 65 नंबर, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होते हैं? तो रूस में सर्वाधिक आलू पैदा होते हैं विश्व में। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है? तो ध्यान रखेंगे न्यू साउथ वेल्स में जो है, न्यू साउथ वेल्स में जो है गेहूं के फार्म केंद्रित अवस्थित है। अगला 67 नंबर के, विश्व के सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत, याद रखेंगे। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे किस विस्तृत क्षेत्र में जैतून उगाया जाता है? तो फ्रांस में अधिकांशतः उगाए जाते हैं, ठीक है। आलू कहाँ पर? तो वो रूस में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश? तो जंजीबार जो है, लौंग सबसे अधिक जंजीबार में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो ध्यान रखेंगे रूस और कनाडा में जो है बसंतकालीन यानी बसंत के मौसम में किए जाते हैं गेहूं का खेती, ठीक है। बागानी कृषि का प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक फसली उत्पादन इसके प्रमुख विशेषता होते हैं, एक फसली उत्पादन, ठीक है ना, बागानी कृषि का मतलब होता है। अगला है लदाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तब मलेशिया से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में निकल सबसे बड़ा उत्पाद करने वाला यानी निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे निकल का जो है वो कनाडा है। अगला प्रश्न जो है कि मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में चांदी का सबसे उत्पादन मैक्सिको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई से कहाँ जाने वाले स्वेज नहर, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा वे स्वेज नहर का बात हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है 77 नंबर, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है अधिवास योग्य है यानी कि एक्यूमीन है? तो ध्यान रखेंगे कितने प्रतिशत लगभग भाग? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 55 से 60% भाग जो है वो महाद्वीप के कुल क्षेत्र प्रतिशत अधिवास योग्य है यानी कि वास करने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक बाहर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशिया महाद्वीप में। अगला प्रश्न है 79 नंबर है कि एक अनुमान के अनुसार में विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो ध्यान रखिएगा कि 2050 तक यह गणना किया गया है और इससे अनुमान लगाया गया है कि 70% आबादी जो है वो नगरों में तब्दील हो जाएंगे, गांवों में नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है एशिया में मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो सबसे अधिक जो है मृत्यु दर बांग्लादेश में उच्चतम है। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो ध्यान रखेंगे जो जनसंख्या होगी वो 8 अरब होगी। अभी वर्तमान में बताना है, देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में बताना है कि अभी विश्व में जनसंख्या कितने अरब है या कितने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो है अफ्रीका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो याद रखेंगे बुशमैन। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कीवीज नाम से जाना जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम जो है वो क्या है? तो मलाया। मलेशिया का क्या नाम था पहले? मलाया। किस देश के प्राचीनतम नाम पारसिया है? ईरान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अभी यही करके चलेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन जो है वो जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तर रोडेशिया। याद रखेंगे, जाम्बिया का उत्तर रोडेशिया पुराना नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 90 नंबर की सेकेंड न्यू फाउंडलैंड जो है, न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन से देश प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध जो है वो जापान देश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है किस देश के वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र जो है उन्हें वनों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है स्वर्णिम पगोड़ा देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, किस देश को जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 93 नंबर है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है फिनलैंड। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बेलारूस को जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वो मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनांग को जो है मलेशिया का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है ग्रेट वाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से जाना था न्यूयॉर्क को। अगला प्रश्न 97 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेकर सिटी के उपनाम किस नगर जाना जाता है? तो फिलाडेल्फिया जो है उसका उपनाम है क्वेकर सिटी। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो कि किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, स्थलुरु देश के रूप में जो है वो अफ्रीका स्थित है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फटाफट जीके में। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।